सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जो कि आपका क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसको बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम तो सबको पता है कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुआ था तो वहां पे हमारे पास 7 अलग अलग कलर्स देखने को मिले थे। उसी बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पर वहां पे जो आपने कलर्स देखे थे वो कैसे कलर्स थे? वो कंटिन्यूअस थे, है ना। मतलब ऐसा था कि जो आपका कलर्स थे वो आपस में मिक्स्ड थे, है ना। जैसे एक कलर है यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर रेड है, ठीक है, ऑरेंज है, तो रेड और ऑरेंज कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हुआ था, है ना। कंटिन्यूअस था वो कलर, कहीं पे भी आपको अलग अलग कलर्स देखने को नहीं मिले थे। ऐसा नहीं था कि रेड सेपरेट था, ऑरेंज सेपरेट था, फिर येलो सेपरेट था, ऐसा नहीं था। रेड और ऑरेंज आपस में मिक्स्ड थे, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम कैसा था जो आपको प्रिज्म में देखने को मिला था? वो बिल्कुल एक जैसे सारे कलर्स आपस में मिक्स्ड थे, ठीक है। मतलब कहीं पे भी कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा था। तो वैसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पर यहां पे हम लोग बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम का या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का। लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पे कि आपको जो कलर्स है ना व्हाइट लाइट की, वो अलग अलग देखने को मिले, है ना। अगर आप इसको सिंपली समझे तो लाइन स्पेक्ट्रम को आप समझ सकते हैं स्टेयर्स की तरह, है, सीढ़ी की तरह। कि जैसे ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, दोनों एक दूसरे से दूर है। ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को से दूर है। ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा होता है? एक स्लोप की तरह होता है ना। यहीं पे रेड है, यहीं पे ऑरेंज है, यहीं पे येलो है, सभी आपस में मिक्स्ड है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? अलग अलग होते हैं कलर्स वहां पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम्स फॉर्म कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक गैस है, ठीक है। इसमें इस बीकर में एक गैस हमने लिया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मान लीजिए इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट जब कर रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा हीटिंग के बाद ये इमिट कर रहा है लाइट, ठीक है। तो ये लाइट इमिट कर रहा है, ये गैस क्या कर रहा है? ये लाइट इमिट कर रहा है। तो लाइट इमिट करने पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सारे लाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आपका रेड है, ऑरेंज नहीं है बल्कि येलो है, ठीक है, ग्रीन है, विबग्योर, है ना, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, सब है, बस ऑरेंज नहीं है बीच में। और ये कलर्स भी कैसे हैं? ये डिस्क्रीट जैसे हैं, ठीक है। मतलब सेपरेटेड है, अलग अलग हैं ये, ठीक है, एक साथ कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है जब आप किसी गैस को हीट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब ये ऑरेंज वाला गया था, ऑरेंज वाला कलर कहाँ गया? इसको एक्सप्लेन किया था नील बोर्ड ने, ठीक है। वो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ऐसा भी हुआ, कहीं कहीं पे ये सारे कलर्स गायब थे, सिर्फ रेड दिख रहा था, कहीं पे सारे कलर्स गायब थे, ब्लू दिख रहा था, बाकी कलर्स दिख ही नहीं रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था, ठीक है। प्रिज्म में सातों कलर क्यों दिखे? यहाँ पे एक ही कलर या 5 कलर्स या 6 कलर्स क्यों दिख रहे हैं? एक कलर गायब क्यों हो जा रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। और एक चीज की जो आपके जो यहाँ पे वेव्स हैं, जो लाइट रेस निकल रही हैं, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ये अलग अलग क्यों हैं, इसको भी आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि जब हमने हीट किया गैस को तो वहां से हमको अलग अलग तरह के वेवलेंथ वाले जो चीजें हैं, जो लाइट्स हैं, वो देखने को क्यों मिली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन का ये एटम है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? हीट कर रहे हैं तो ये एनर्जी गेन करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन जो है एटम का, उसको एनर्जी मिल जाएगा। और आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, क्योंकि वो नहीं देखिएगा तो यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने हीट किया, तो हीट करने से क्या होता है? हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, यानी कि वो
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सकता है, या फिर अगर ज्यादा एनर्जी मिल गया तो यहां से यहां भी मूव कर सकता है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका एनर्जी सबसे कम होता है, उसके बाद इसका एनर्जी होता है, उसके बाद इसका एनर्जी। हर एक का जो एनर्जी है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम सबका एनर्जी का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो -13.5 इसका समथिंग एनर्जी होता है। ठीक है, और इसका हो जाता है -3.4, और यहाँ पे है -1.51, इसी तरह फिर -0.85, ऐसे करके आपका एनर्जी जो है वो बढ़ते जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट में एनर्जी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया, तो कितना, मान लीजिए कि 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गेन किया, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, इस वाले सेल में आ जाएगा। इससे कम वो गेन नहीं कर सकता है ना। मान लीजिए कि बोलता है कि 9 इलेक्ट्रोवोल्ट गेन कर लो, तो उसके बाद 9 इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए कोई ऑर्बिट ही नहीं है, तो नहीं कर सकता है वो एनर्जी गेन ये वाला, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। वही करेगा जो इन दोनों का डिफरेंस है, कितना एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो किसी भी दो सेल्स के एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स का जो डिफरेंस है एनर्जी का, उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर से यहाँ पे आ सकता है, या इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों सेल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उतना एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या हमेशा के लिए रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको हाइट का फोबिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसके पास फोबिया, इसको डर लगता है हाइट से। ये ऊपर रहना नहीं चाहता, हाई एनर्जी लेवल में रहना नहीं चाहता। यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं कि वो नीचे ही रहे, हम ज्यादा ऊपर नहीं जाए, डर लगता है उनको हाइट से, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, ये भी नील बोर ने ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये चाहते हैं क्या कि हम लोअर एनर्जी लेवल में रहे, हम ऊपर रहना नहीं चाहते। बट एनर्जी मिल जाता है, तो एनर्जी ज्यादा एनर्जी होने के कारण पहला ऑर्बिट इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो बेचारे को जाना पड़ता है दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे सेल में। तो वहां जाने के बाद क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न एनर्जी बैक, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स एनर्जी बैक। जो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब किया था, ये वापस रिटर्न करने लग जाता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये क्या करता है, ये एनर्जी रेडिएट करने लग जाता है। ठीक है, एनर्जी बाहर इमिट करने लग जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल का था, इसने जितना एनर्जी गेन किया हीटिंग से, उतना एनर्जी ये क्या करेगा, लूज करने लग जाएगा। यही रीजन है कि हमको क्या देखने को मिला, स्पेक्ट्रम देखने को मिला, क्योंकि एनर्जी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रिलीज कर रहा है, तो वो वेव्स हमको देखने को मिले। ठीक है, पर अब वो डिस्क्रीट क्यों थे? डिस्क्रीट इसलिए थे ना क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ना कि इतना ही एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर सकता है, किसी दो सेल का डिफरेंस वाला एनर्जी वाला ही वो अब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है कहाँ? किसी भी दो सेल्स के डिफरेंस को, किसी भी दो सेल्स के एनर्जी का डिफरेंस ही वो अब्जॉर्ब कर सकता है, और उतने ही एनर्जी वाला वेवलेंथ वो इमिट कर सकता है। इस ना उससे कम वाला वेवलेंथ इमिट कर सकता है, ना उससे ज्यादा वाला वेवलेंथ इमिट कर सकता है। इसीलिए अलग अलग गैसेस में अलग अलग कलर्स देखने को मिले। तो अब यहाँ पे हम लोग बात आगे क्या करने वाले हैं, तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वेवलेंथ कितनी थी, है ना, हमको ये पता होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ इमिट कर रहा था, तो वो वेवलेंथ थी कितनी, तो उनको अब वो वाला हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिक करेंगे। वेवलेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं, जब ये एनर्जी इमिट कर रहे हैं तो वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, हीलियम प्लस आयन जो है एक है एटम, उसका फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी है, उस फर्स्ट ऑर्बिट का ये आपको बताना है। ठीक है, किसका फर्स्ट ऑर्बिट का? हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी है। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? En = -13.6 × Z²/n²। ये हमारा क्या है, ये हमारा किस में आ जाएगा एनर्जी? इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। फिर अगर आपको जूल में लिखना है तो जूल का एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कितना? -2.18 × 10⁻⁻18 जूल है, इंटू फिर वही Z²/n²।
ठीक है, चाहे आप जूल में निकालिए चाहे आप इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालिए, आपका इच्छा है, पर इलेक्ट्रोवोल्ट में हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जूल में ही, जूल हमारा क्या है, ऐसा यूनिट है एनर्जी का, ठीक है, इसलिए हम लोग जूल में निकालते हैं एनर्जी को। आपके टेक्स्ट बुक में भी जूल में ही एनर्जी निकाला हुआ है, पर आप दोनों फॉर्मूला अपना सुविधा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में भी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में एनर्जी दिया हुआ हो सकता है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो हमको बोलता है कि He+ जो है उसके फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है, पर ये न्यूमेरिकल में हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आगे के टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, En का ये फॉर्मूला है, तो n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेल का बताना है, तो E1 हो गया इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड स्क्वायर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाय n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 7 8 -8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल जो है ये एनर्जी होगा किसका, तो फर्स्ट और सेल का, हीलियम के, कौन से हीलियम के, हीलियम प्लस वाला हीलियम के फर्स्ट सेल का ये एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस साइन क्यों लिया है, ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये सब फॉर्मूलास, जो नील बोर का फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूलास हैं वो या तो हाइड्रोजन वाले एटम पे अप्लाई होते हैं या हाइड्रोजन जैसे एटम पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वाले एटम पे या हाइड्रोजन जैसे एटम कौन से होंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन हमको लूज करना पड़ गया, तब हीलियम पे प्लस साइन आ गया, तो हम अब ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स पे ही इसके फॉर्मूला अप्लाई होते थे, ये इसका एक क्या कहते हैं, ड्रॉबैक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 2 cell, calculate the energy and the wavelength of the waves emitted by the electron। इलेक्ट्रॉन क्या है कि थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड सेल से कहाँ आ रहा है, सेकंड सेल में आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब पहले हुआ एनर्जी गेन करके थर्ड पे गया होगा, उसके बाद वहां से वो 2 पे आया एनर्जी इमिट करते हुए, तो उसने कितना एनर्जी इमिट किया, मतलब जो उसने वेव्स इमिट किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट किए, उसकी एनर्जी कितनी थी और वेवलेंथ कितना था। तो एनर्जी उतना ही होगा जितना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा, है ना। तो एनर्जी कितना ऑब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रॉन, किसके इक्वल होता है, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्स के इक्वल होता है। तो कौन कौन सा सेल है हमारे पास, N3 है और N2 है, तो इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा बाहर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E इक्वल्स टू E3 माइनस E2, यही होगा एनर्जी ऑफ थर्ड सेल माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड सेल। इतना ही एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, इतना ही एनर्जी वो इमिट करेगा, एनर्जी ऑफ थर्ड सेल। अभी हम लोग देखिए फॉर्मूला एनर्जी का -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस फिर से एक और माइनस 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे E3 है तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, तो ये कौन सा एटम है देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए तो हमारे पास आ जाएगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/9, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब ये 2.18 को आप कॉमन ले सकते हैं, 2.18 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 कॉमन ले लें, तो अब क्या बचेगा, यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा आपका -1/9 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 36 -4 प्लस 5 तो 5/36 आ जाएगा। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 5/36। तो इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा एनर्जी आ जाएगा, कौन सा एनर्जी आ जाएगा,
H एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन N3 से N2 पे आ रहा है तो जो वो वेव्स इमिट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कर रहा है, उसका एनर्जी आ जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को N2 से N3 पे जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल यही सॉल्व करना है, क्योंकि जितना एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो जाएगा उतना ही एनर्जी वो इमिट भी करेगा। तो दोनों ही केसेस में अगर हमको इमिशन का एनर्जी पूछ रहा है तब भी सेम फॉर्मूला, अब्जॉर्प्शन का एनर्जी पूछ रहा है तब भी यही फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी निकाल ली। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा hc/λ। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? एनर्जी का। यही वाला एनर्जी डेल्टा ई जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसी वाले एनर्जी का फॉर्मूला कह सकते हैं क्या है? hc/λ। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, पिछली वीडियो में बताया गया था। प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है? h का वैल्यू का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 6.23 इंटू 10⁻⁻30, तो जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू है? ये h का वैल्यू है। उसके बाद c का वैल्यू तो पता है, ये स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा। तो यहां से आप लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको पहले एनर्जी निकालना पड़ा, क्योंकि एनर्जी मांगा था, एनर्जी हमने निकाला, फिर हम लैम्बडा निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेशंस देखिए टफ होते जा रहे हैं। तो इसको इजी वे में कैसे करें? इजी वे में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वेवलेंथ मांगेगा आपसे, कभी कभी आपसे फ्रीक्वेंसी भी मांग लेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर एक और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा लंबा। तो इसको छोटा कैसे करें, इन शॉर्ट में कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग अभी किसका? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो जो वेव्स इमिट कर रहा है उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलिए मान लेते हैं कि जो आपका सेल है वो N2 है और वहां से N1 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। कहां से? फ्रॉम N2 टू N1। ठीक है, तो वो जो वेवलेंथ इमिट कर रहा है, जो वेव्स इमिट कर रहा है, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, जैसे हम लोग निकालते थे। मान लीजिए कि आपका डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, यही ना होगा? ठीक है, और E1। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इंटू Z² बाई n2 का स्क्वायर, माइनस माइनस फिर से कौन सा? E1। तो E1 हमारा हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और इंटू क्या है हमारा? Z² बाई n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी बताए कि जो आपका बोर्ड्स मॉडल है वो सिंपली किस पे अप्लाई होता है? हाइड्रोजन पे, या हाइड्रोजन जैसे एटम पे अप्लाई होता है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म कर दीजिए, वहां पे 1 आ जाएगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? 2.18 को आप कॉमन ले लीजिए। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ माइनस है, -1 बाय n2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया? n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए अरेंज करके। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा n1 का स्क्वायर -1 बाय n2 का स्क्वायर। एक और यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, आप सिंपली कह सकते हैं, है ना, कि आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा के क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी निकाल सकते हैं। कि हमने दोनों एनर्जी निकाले, उसके माइनस की जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे। 2.1 इन 10⁻⁻18 इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? इससे हमको एनर्जी मिल जाएगा जो वो इमिट कर रहा है। इसके बाद हम बात किससे कर रहे थे? हमको तो वेवलेंथ निकालना था। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? अब एनर्जी का फॉर्मूला रख दीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hc/λ। hc/λ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और साथ में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये आ गया। तो अब इस hc/λ को उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाय λ इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाय hc इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये सारे टर्म्स क्या है? हमारे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। तो इसको हम एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? वो उसको हम कहते हैं r इंटू हो गया 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर।
ठीक है, अब देखिए ये आसान क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास आर का वैल्यू है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना होता है, अराउंड 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आप आर का वैल्यू पुट करके वेवलेंथ निकाल लीजिएगा, अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। पर ये वाला वैल्यूज जो है आर का, इसको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो है इसका 1/r का वैल्यू जो होता है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये 1/r क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना वेवलेंथ आपका 1/, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, हमको वेवलेंथ नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मिल रहा है, इसलिए हमको वेवलेंथ निकालने के लिए ये वैल्यू नहीं बल्कि ये वैल्यू याद रखनी है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वाला वैल्यू क्यों याद रखेंगे, ये क्यों नहीं याद रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज और है, तो अभी तो हमने ये हाइड्रोजन एटम का निकाल लिया, अगर मान लीजिए कि हीलियम एटम का मांग ले वेवलेंथ, है ना, He+ दे दिया है आपको, ये भी तो हाइड्रोजन जैसा ही है हीलियम, तो इसके साथ हमको क्या इंटू कर देना पड़ेगा, Z² इंटू कर देंगे जो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 2 है एटॉमिक नंबर, तो 2 इंटू 2 4, 4 यहाँ पे हम इंटू कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको वेवलेंथ मिल जाएगा। कितना इजी हो गया, नहीं, हाँ बहुत इजी हो गया। तो ये हमारा हो गया किसका फॉर्मूला, ये हमारा हो गया वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्या वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे थे, तो चलिए करते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, पहले फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ होता है, बस इतना सही तो है। तो c/λ को आप क्या लिख सकते हैं, c इंटू 1/λ लिख सकते हैं, 1/λ का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो c इंटू r z² इंटू क्या हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, ये हमारे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया। अब फिर बोलिएगा क्या सर कैलकुलेशन बढ़ा दिए, पर कैलकुलेशन बढ़ा नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। यहां पे हमारे पास इसका c इंटू आर का वैल्यू है, कितना है 3.29 इंटू 10⁻15। अब देखिए कितना आसान हो गया, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, और साथ में Z² तो रहेगा ही। ठीक है, Z² इज द एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा हो गया किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको पूछे किसी का वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, कौन से वेव्स का जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो वो वाला आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को डाल के आप क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 5 to n equals to 2 इन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम में जो n equals to 5 नंबर ऑफ सेल, जो आपका 5वें सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमको वेवलेंथ मांग रहा है, डायरेक्ट जब भी वेवलेंथ मांगेगा तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर हमको एनर्जी एंड वेवलेंथ मांगता तो पहले हमको एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना होता, फिर उससे हम वेवलेंथ निकाल लेते। पर यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्या मांग रहा है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वाला हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। वेवलेंथ वाला हमारा फॉर्मूला क्या है कि 1/λ इक्वल्स टू rz² इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ n1 है यहाँ n2 है। ठीक है, तो चलिए rz², तो z आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसके बाद n1 हमारा कितना है, n1 हमारा है 2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ गया, 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस 1/25। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, r एलसीएम हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 100 हो गया, और ये हो जाएगा 25 माइनस 4 तो 21। तो अब यहां से अगर आप लैम्ब्डा निकालें तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r, है ना, इसको पलटना होगा, ये इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, इनटू क्या हो जाएगा 100/21। इसीलिए मैंने कहा था कि 1/r का हमको वैल्यू याद रखना है। r का वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी लैम्ब्डा निकालेंगे तो हमको तो रेसिप्रोकल करना होगा ना, क्योंकि 1/λ तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, लैम्ब्डा का वैल्यू चाहिए, तो ये 1/r हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा इक्वल्स टू 911 इंटू 100/21। तो इसको आप 21 से अगर डिवाइड कर ले डायरेक्टली तो फिर 0.3 आएगा समथिंग। ठीक है, तो
तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू 43.33 या 34 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 4334 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया, ये हमारा वेवलेंथ का वैल्यू हो गया 4334 एंगस्ट्रॉम। ये तो एंगस्ट्रॉम में आ गया, इसको मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर में बदल सकते हैं आप कैसे, 4334 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है, तो इससे आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.33 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। ये हमारा वेवलेंथ हो गया, किसका वेवलेंथ हो गया, जो हमको मांगा था। अब फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए हम उतना लंबा फॉर्मूला नहीं निकालेंगे लगाएंगे, क्योंकि हमने तो वेवलेंथ निकाल लिया ना। तो वेवलेंथ निकालने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, c बाय लैम्बडा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4.33 इंटू 10 टू पावर -7। यहां से आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मांग ले, ना वेवलेंथ बोल रहा है ना एनर्जी बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी बताइए, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने डिराइव किया था। हमसे डायरेक्ट वेवलेंथ मांगेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे वेवलेंथ का। अगर हमसे एनर्जी मांग लिया तो एनर्जी वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, और इसके हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक बात और, अगर आपको आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो डाउट है 9, 10, 11, 12 मैथ और साइंस के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उस ग्रुप में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल लाइन, जब एक हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, बोर मॉडल में भी हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बताया गया है जनरली। तो हाइड्रोजन एटम जो है उसमें अलग अलग तरह के जो वेवलेंथ्स हैं वो देखने को मिलते थे। तो ऐसा क्यों होता था, तो उसको कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है इसको एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जैसे अगर बोला गया कि जब हमारा एनर्जी जो है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला गया, N2 पे चला गया, और N2 से वो N1 पे आया। ठीक है, या फिर वो N3 से N1 पे आया, या फिर वो N1 से N4 पे आया। ठीक है, ये सारी क्या है, N1, N2, N3, N4, N5, ये हमारे सेल्स हैं। ठीक है, इंफिनिटी तक हम गए हैं। तो इसी तरह करके वो आया, चाहे वो इंफिनिटी से आया, कहां तक, N1 तक आया। तो इस वाले सीरीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, या साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, इसका नाम था लाइमन सीरीज। ठीक है, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 पे, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल टू N1 आ रहा है। ठीक है, कहीं से भी वो कहां से कहां आ रहा है, N1 पे आ रहा है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये लाइमन सीरीज के बारे में अगर हम जाने, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, वेवलेंथ का बात करेंगे, है ना। तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा, तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू RZ स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा वेवलेंथ निकालते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज का पहला वेवलेंथ। ये वाला वेवलेंथ कितना होगा, R इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ हाइड्रोजन है तो जेड हो गया हमारा 1। ठीक है, सिंपली 1 हो गया। इसके बाद N1 हमारा क्या है, N1 हमारा 1 है, और N2 हमारा क्या है, N2 हमारा 2 है। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू R, और यहाँ आ गया 1 माइनस 1 बाय 4। तो ये सिंपली हो गया 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 0.25, 1 में गया तो 0.75, R इंटू 0.75। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 1 बाय R इंटू 1 बाय या 100 बाय 75, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, फिर से 3 बाय 4 हो जाएगा, सॉरी 4 बाय 3 हो जाएगा कट के। अब हमारे पास 1 बाय R का वैल्यू है, 1 बाय R का वैल्यू कितना है, 911 इंटू 4 बाय 3, तो यहां से कट जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 0 3, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा, तो इतना से ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 4 12 कैरी 1 और 12, तो 1212 लगभग। ठीक है, हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं कि 1212 जो एंगस्ट्रॉम जो है, ये फर्स्ट लाइमन सीरीज का जो है ये हो गया वेवलेंथ।
इसके बाद अगर हम बात करें जो इसका लास्ट वेवलेंथ होगा कहां पे होगा, यहां से यहां तक वाला, कौन सा, इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग। इन्फिनिटी वाले में क्या हो जाएगा, यहां तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी हो जाता है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा r इंटू 1। तो यहाँ पे हमारा जो वेवलेंथ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लंबड़ा होगा, क्या हो जाएगा 1 बाय r। 1 बाय r का वैल्यू कितना है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा जो वेवलेंथ है किसका, लास्ट वेवलेंथ जो है लाइमन सीरीज का, वो हो गया 911 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ जो है हमारा लाइमन सीरीज का वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 911 एंगस्ट्रॉम टू 1212 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां से यहां लाई कर रहा है। तो ऐसा वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये हमारे विजुअल रीजन से बाहर है। तो ये कौन सा वेवलेंथ है, ये अल्ट्रा वायलेट है। मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर कोई भी जो आपका वो है क्या इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट सेल में आता है, तो वो जो वेवलेंथ इमिट करेगा वो हमको विजिबल नहीं होगा, वो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो है ये हमारा कौन सा सीरीज था, ये लाइमन सीरीज था। इसके बाद बाल्मर सीरीज आया। बाल्मर सीरीज में क्या हुआ, बाल्मर सीरीज में N2 तक आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहीं से भी, मतलब N3 से N2 पे आया, N4 से N2 पे, N5 से, तो कहीं से भी कहां आया, N5 कहां तक आया, N2 तक आया। तो इसकी वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो जो हमारा ये वाला सीरीज था, बाल्मर सीरीज था, ये विजिबल रीजन में फॉल किया। किस रीजन में फॉल किया, विजिबल रीजन में फॉल किया, ये हम देख सकते थे, ठीक है। यही जो आप कलर्स देखते हैं ना, जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं स्पेक्ट्रम में, वो क्या होते हैं, वो वही कलर्स होते हैं, कौन से, विजिबल रीजन वाले। तो यही वाले कलर्स हमको दिख रहे हैं, और साथ में अब ये डिस्क्रीट भी हैं। ये डिस्क्रीट क्यों है, यहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि जब आप कोई भी यहाँ पे वेवलेंथ वाला लाइट देखिएगा, जैसे इसका 1212 है, तो ये थोड़ा सा घट जाएगा, देखिए घट रहा है, तो मान लीजिए कि जैसे 1000 हो गया यहाँ पे इसका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1000 है, तो 1100 वेवलेंथ वाला तो लाइट है नहीं, है ना, 1150 वाला है, नहीं है, तो नहीं है, तो वो दिखेगा नहीं। इसीलिए ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दो अलग अलग हमको लाइट देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इनके बीच वाले जितने वेव्स हैं उनका इमिजन नहीं कर रहे हैं। या तो वो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, है ना। मतलब बीच वाले जो भी वेव्स हैं वो इमिजन नहीं हो रहा है, इसलिए जो वेव्स हैं वो सेपरेट हो जा रही हैं। ये हमारा हो गया बाल्मर सीरीज। इसके बाद पैस्टन सीरीज था। तो पैस्टन सीरीज में क्या हुआ कि n इज 3 पे आया, ठीक है। यहां से आपका अगर हम बात करें, यहां से n पे 3 पे, n का 3 पे, इंफिनिटी से n का 3 पे, तो ये कौन सा सीरीज हो गया हमारा, इसको हम बोलते थे पैस्टन सीरीज। ये पैस्टन सीरीज है। इसके बाद n = 4 पे जब आ रहा है तो इसको बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद अगर हम n = 5 का बात करें, तो n = 5 पे भी आ रहा है, उसको हम लोग बोलते थे फंड सीरीज। उनको क्या बोलते हैं, फंड सीरीज। पी फंड, पी से लिखा हुआ होता है, पी साइलेंट है, ठीक है। फंड सीरीज इसको बोलते हैं, इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, इसको, ये पैस्टन हो गया, ये बेलमैन हो गया, ये लाइमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 हैं। ये 5 सीरीज आपको पढ़नी थी किसका, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में। यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि अलग अलग जो है तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये एटम इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, पर सारे रेडिएशंस हम देख नहीं सकते हैं। देख कौन से सकते हैं, जो हमारे बाल्मर सीरीज के हैं, ठीक है, वो दिखते हैं हमको, विजिबल रीजन में फॉल करते हैं। विजिबल रीजन अगर हम एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में बात करें तो वो अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है लगभग, ठीक है। लगभग 8000 भी आप मान सकते हैं, 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम तक जो है ये विजिबल रीजन फॉल करता है। तो विजिबल रीजन वाले लाइट्स किस में आ जाते हैं, बेलमैन सीरीज में। अच्छा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये इंफ्रारेड है ना। रेड से कम वेवलेंथ इंफ्रारेड, वॉयलेट से ज्यादा वेवलेंथ अल्ट्रा वॉयलेट, है ना। ये सब हम लोगों ने, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रेड से ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड और वॉयलेट से कम वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा, अल्ट्रा वॉयलेट। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका नाम है कि वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से कम फ्रीक्वेंसी इसलिए इंफ्रारेड। तो ये सारे इंफ्रारेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सीरीज हमको विजिबल था। विजिबल होने के साथ साथ ये डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि इसमें सारे वेवलेंथ के लाइट नहीं है, कुछ ही वेवलेंथ के लाइट हैं।
ठीक है, इसीलिए ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो वीडियो है ये खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आपको कोई डाउट रह गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप डायरेक्टली जो भी आपके डाउट हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और आपको जो है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।